नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हमारा अडाप्टर यानी कि चार्जर मोबाइल का। कोई भी पावर सप्लाई या कोई भी अडाप्टर जो करंट सप्लाई करता हो, वो चार्जिंग का हो या सप्लाई का हो, उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे और उसको रिपेयर करने का तरीका भी सीखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी वर्किंग को। वर्किंग का प्रोसेस है, देखो सबसे पहले इसमें एक फ्यूज रजिस्टर लगा होता है। ये फ्यूज रजिस्टर क्या करता है, इसमें डैमेज होने पर कोई भी चीज़ का इसको प्रोटेक्शन देता है। और इसमें एक एमओवी लगा लेते हैं। ये हमारा एमओवी लगा है इस तरह का। कभी कभी एमओवी इधर पे भी लगा दिया जाता है इस तरह से। तो ये एमओवी क्या करता है, जैसे ही वोल्टेज अपर लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तो ये शॉर्ट हो जाता है और हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस को उड़ा देता है और बाकी का हमारा सर्किट जो है डैमेज होने से उसको बचा लेता है। तो सबसे पहले इस पर जो वोल्टेज होता है उसको रेक्टिफाई किया जाता है ये ब्रिज डायोड की हेल्प से। एसएमडी भी हो सकता है या फिर ब्रिज डायोड हमारा बनाया वो भी लगाया जा सकता है इसमें। इससे इसको रेक्टिफाइड यानी डीसी बदल लिया जाता है। उसके बाद ये जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं, 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, उनके बीच में एक इंडक्टर कॉइल लगाई जाती है। ड्रम टाइप इंडक्टर कॉइल भी लगा दी जाती है, हमारा एक्सल रॉड टाइप की भी लगा दी जाती है। तो उससे होता है क्या है कि जो यहाँ पर वोल्टेज जो हमारा डीसी हुआ था उसको फिल्ट्रेट किया गया था, वो पूरा फिल्टर भी नहीं हुआ था, उसको दोनों की हेल्प से फ़िल्टर किया गया, फिर इसकी हेल्प से भी फ़िल्टर किया गया। ये हमारा पाई टाइप फ़िल्टर है। अगर आपको फ़िल्टर की पूरी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला हुआ है फ़िल्टर का, वो हमने पहले वीडियो बनाया था, वहाँ से आप जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारा करंट होता है ये डीसी बन चुका है। यहाँ तक हमारा करंट एसी था, उसको डीसी किया, फिर उसको फ़िल्टर करके प्योर डीसी किया। प्योर डीसी करंट हमारा भी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे हमारा प्योर डीसी करंट हमें मिल रहा है। अब प्योर डीसी से तो ट्रांसफार्मर चलने से रहा, तो क्या करेंगे हम इसको किसी ऑक्सीलेटर के हेल्प से पल्सलाइज करेंगे, पल्स में चेंज करेंगे इस वोल्टेज को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए। तो हमने क्या किया, 2 बाइंडिंग थी हमारी, ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग थी और ये हमारी ऑक्सिलरी बाइंडिंग थी, ऑक्सिलरी बाइंडिंग, और ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जब प्राइमरी बाइंडिंग पे ये जो 1301 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस पे जैसे ही सप्लाई यहाँ पर आई ये थोड़ा सा ऑन हुआ, और जैसे ये थोड़ा सा ऑन हुआ, पल्स जैसे ही छोड़ी इसने, तो क्या हुआ, इसके पल्स छोड़ते ही इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। और हमारी जो ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग थी, आज ऑक्सिलरी बाइंडिंग पे ईएमएफ के जरिए इसमें थोड़ा सा वोल्टेज जनरेट हुआ। इसमें इसने वोल्टेज छोड़ा तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हमारी इस जो ऑक्सिलरी कॉइल होती है, ऑक्सिलरी कॉइल में क्या हुआ, वोल्टेज जनरेट हुआ। जैसे ही इसमें वोल्टेज जनरेट होगा, ये वोल्टेज हमारा जाएगा ये S9014, ये ट्रांजिस्टर है जो ये भी पीएनपी है, सॉरी एनपीएन, ये भी एनपीएन है और ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो जैसे ही इसको सप्लाई मिली, इसने क्या किया, ये बहुत लो वोल्टेज था, इसको उसने तुरंत एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई करने के बाद में इसने इसके बेस पे अपोजिट डायरेक्शन वाले करंट को भेज दिया। जैसे यहाँ पर हमें बेस पे हमें पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए था, इसने क्या किया, ये नेगेटिव ले जाके एम्पलीफाई किया, उस पर छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही इसने इस पर करंट छोड़ा ये हमारा ऑफ हो जाएगा, और जैसे ये ऑफ होगा हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी। जब सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर तुरंत से ऑफ हो जाएगा, और जैसे ये ऑफ होगा ये फिर से ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर सप्लाई मिलने लगी। जैसे इसको सप्लाई मिली ये फिर से थोड़ा सा ऑन हुआ, ये फिर से थोड़ा सा ऑन हुआ, और हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे फिर से हमें ईएमएफ के जरिए करंट मिला, और उसी करंट को हमारे इस दूसरे ट्रांजिस्टर ने फिर से एम्पलीफाई किया और फिर से इसके बेस पे अपोजिट करंट को सप्लाई कर दिया। जैसे ही किया, इसके ऑन होते ही ये ऑफ हो जाएगा, और इसके ऑन होते ही ये वाला ऑन होगा, और इसके ऑन होते ही ये ऑफ हो जाएगा, और जैसे ये ऑफ होगा ये भी ऑफ हो जाएगा। बस यही प्रक्रम इस पर चलता रहता है लगातार। उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये ऑन ऑफ होते हैं तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी हमें करंट जनरेट होता है, उससे में ईएमएफ के जरिए मिलता है करंट। तो जैसे ही हमें इस पर करंट मिलता है, इसको हम डायोड की हेल्प से क्या करेंगे, रेक्टिफाइड कर लेंगे और इसको फिल्टर करके अपने आउटपुट में ले लेंगे। और इस पर एक ऑक्टो कपलर भी लगा होता है। ऑक्टो कपलर क्या करता है, इस तरफ वाले करंट को और इस तरफ वाले करंट को, दोनों सर्किटों को आपस में कंबाइन करके रखता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा तो ये तुरंत सिग्नल देगा हमारी प्राइमरी सप्लाई को कि वोल्टेज बढ़ रहा है, उसको ड्रॉप करो, बंद कर देगा इस ट्रांजिस्टर को। होता क्या है, जो पल्स हमको मिलती हैं, ये होता क्या है, इसकी बिट्स जो होती है, इसकी जो मोटाई है पल्स की, वो निर्धारित करती है वोल्टेज को। ये जो पल्स होती है, इसकी जो चौड़ाई है, ये वोल्टेज को निर्धारित करती है। जैसे ये हमारा 5 वोल्ट सप्लाई है, तो इसी 5 वोल्ट सप्लाई से ही हमको इधर ये जितनी देर लंबी पल्स हो जाएगी, इतनी लंबी पल्स हो जाए तो ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी पल्स में, पल्स का जो बिट है वो बढ़ता जाएगा, तो वोल्टेज हमारा सेकेंडरी पे हमारा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जो ऑक्टो कपलर होता है, ऑक्टो कपलर की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से ऑक्टो कपलर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें होता क्या है, एक एलईडी डायोड होता है, वो जब ये ऑन होगा तो इधर ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, फोटो ट्रांजिस्टर होता है। जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है ये एक्टिव होता है, ये ऑफ रहेगा तो ये भी ऑफ रहेगा। जैसे इस पर सप्लाई आएगी ये ऑन हो जाएगा। इस तरह से वर्किंग होती है। अगर इसकी पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक लगा होता है जीनर डायोड। ये जीनर डायोड जितने वोल्टेज का लगा दिया जाएगा, जैसे इसको यहाँ पर हमने लगाया, मान लो इसमें हमने 5 वोल्ट का लगा दिया, तो जैसे ही ये आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, ये क्या करेगा, ये इसको डाउन कर देगा। ये समथिंग 8 पॉइंट के आसपास यहाँ पर सप्लाई रहेगी, 0.8 वोल्ट। और 0.8 वोल्ट में ये डायोड ये ऑन होने से रहा। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक उसको फीडबैक नहीं जाएगा। और जैसे ये 5 वोल्ट के ऊपर गया, जैसे ही 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट पहुंचा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा, जैसे ये ऑन होगा वैसे ही ये हमारे मेन ट्रांजिस्टर को जाकर के ऑफ कर देगा। जैसे ही मेन ट्रांजिस्टर ऑफ तो ये ऑटोमेटिक ऑफ। इसी तरह से इसको ये कंट्रोल करता है। जैसे ही ये बिट्स की लंबाई बढ़ती जाती है, पल्स की बिट्स जैसे ही मोटी हुई, ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ तक आई वो यहाँ से सिग्नल दे दिया जैसे इसने, तो ये ड्रॉप हो गया, ये बंद हो गया और हमारी पल्स गिर गई। इस तरह से हमारा ये इसका प्रोसेस होता है। तो ये हमारा है बिना आईसी वाला, जिसमें आईसी चिप नहीं लगी होती है। ये उस टाइप का हमारा पावर सप्लाई था, एडाप्टर की सर्किट। अब देखते हैं कुछ दूसरे टाइप के सर्किट। इसमें हम यहाँ से इनपुट देते हैं, ये हमारा R1 होता है, फ्यूज रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारी जो सप्लाई है वो जाती है रेक्टिफायर ब्रिज डायोड, सप्लाई आती है। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है वो डीसी हो जाता है। प्योर डीसी नहीं होता लेकिन डीसी हो जाता है। उस डीसी को हमें करना होता है फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पर पाई फिल्टर का यूज करेंगे। पाई फिल्टर में क्या होता है, 2 पैरेलल लगे होते हैं कैपेसिटर, और उनके बीच में एक इंडक्टर कॉइल लगा दी जाती है, और हमारा इसको एल से डिनोट करते हैं। सर्किट में अगर कहीं पर एल से डिनोट किया गया है किसी कंपोनेंट को, तो वो हमारा इंडक्टर कॉइल है। सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटर को, और बीडी से ब्रिज डायोड होता है जो हमारा लगा हुआ है। क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है हमें इन पॉइंट्स पे, वो प्योर डीसी हो चुका होता है। और प्योर डीसी से हमारा ट्रांसफार्मर चलेगा नहीं, मैंने पीछे बताया। उसको चेंज करेंगे हम लोग ऑक्सीलेटर की हेल्प से पल्स में। तो पल्स में चेंज करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग करे। ट्रांजिस्टर को सीधे सप्लाई देने से वो स्विचिंग नहीं करता है, उसको स्विचिंग के लिए स्विचिंग सिग्नल चाहिए होता है, जो हमें स्विचिंग सिग्नल देता है कौन सा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है वो स्विचिंग का सिग्नल देता है हमारे ट्रांजिस्टर को। जैसे ही सप्लाई पहुंची ट्रांजिस्टर पे, ट्रांजिस्टर हल्का सा ऑन हुआ,
जैसे ही ऑन होता है तो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जैसे ही ये ऑन होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में ये सप्लाई भेजेगा, और जैसे इसमें सप्लाई भेजेगा हमारी सेकेंडरी पे हमें ईएमएफ के जरिए सप्लाई मिलेगी। वो सप्लाई बहुत कम होती है, तो उस सप्लाई को पहले हम रेक्टिफाइड करेंगे, रजिस्टेंस और कैपेसिटर की हेल्प से फिल्ट्रेट करेंगे। उसके बाद करंट को देंगे कहाँ, 6 पिन आईसी होती है, इस आईसी पे हम सप्लाई को देंगे। इसको एसएम चिप भी बोलते हैं, एसएम चिप। इस पर सप्लाई आएगी, और जैसे इस पर सप्लाई आएगी ये सिग्नल दे देगा तुरंत ट्रांजिस्टर को कि तुम बंद हो जाओ। जैसे ये बंद हो जाएगा, प्राइमरी पे सप्लाई बंद, सेकेंडरी पे सप्लाई बंद, और जैसे ही सेकेंडरी पे सप्लाई बंद, आईसी को सिग्नल, आईसी को सप्लाई मिलनी बंद, तो हमारी चिप भी बंद। जैसे ही चिप बंद हुई फिर से हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये प्राइमरी पे सिग्नल भेजेगा, ये इस पर ईएमएफ बनेगा, और इस पर आके हमें फिर से सप्लाई मिलेगी। इस तरह से हमारा ये जो सर्किट है ये ऑन हो जाता है और लगातार वर्किंग में रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो होता रहता है। सेकेंडरी जो होती है हमारी, सेकेंडरी पे हमको ईएमएफ के जरिए हमें सप्लाई मिलने लगती है, और इसके जो बाइंड होती हैं ये मोटे वायर से बाइंडिंग की जाती है। जितना मोटा वायर उतनी एम्पियर ज़्यादा, जितना मोटा वायर वैसे ही इसकी एम्पियर ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा टर्न सेकेंडरी पे, जितनी ज़्यादा टर्न उतनी हमारी वोल्टेज ज़्यादा। जितना मोटा वायर उतनी एम्पियर ज़्यादा, और जितने ज़्यादा टर्न उतने वोल्टेज हमारा ज़्यादा। इसको क्या करते हैं, इसको फिल्ट्रेट करते हैं, पहले रेक्टिफाइड, फिर फिल्ट्रेशन, फिर आउटपुट। इस तरह से हमारा एक लेवल और कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा लेवल। सबसे बढ़िया टाइप की जो महंगे वाले जो चार्जर आते हैं उनकी सप्लाई सर्किट है ये, बहुत ही बेहतरीन सर्किट। अच्छा, ब्रिज बता दें, ब्रिज रेक्टिफायर का अगर आपको वीडियो देखना है डिटेल पे तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। ट्रांजिस्टर भी पड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर को भी देख लीजिए। जो इंडक्टर कॉइल देखनी है, इंडक्टर कॉइल का भी वीडियो पड़ा हुआ है। आपको कुछ भी देखना है हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, आप देख लीजिए वहाँ से। चलते हैं आगे। हाँ, तुम्हें ये बता दें इस पर क्या होता है। जिस साइड ये पिंस बनी होती हैं, ऐसे अगर रखें आप सीधा करके, तो जिस साइड राइट साइड जो टर्मिनल होता है आउटपुट के लिए, इधर ये एसी इनपुट है और ये डीसी आउटपुट है। तो जो राइट साइड का जो कट के साइड, कट को ऐसे अपनी साइड करके रखो, अपनी तरफ मुंह करके रखो इसका, और जो राइट साइड है वो निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, और जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको बहुत ध्यान रखना है इसको। और जो इस पे लगे होते हैं वो 1 एम्पियर के होते हैं, और 1 एम्पियर का डायोड, जो छोटा वाला डायोड आता है ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ढूंढ के शायद मेरे पास पड़ा हुआ हो, ढेर पड़े हुए थे यार, मिला, ये देखो, ये 1 एम्पियर डायोड होता है, 1N 4007। ये डायोड जो है, इनको 4 जोड़ के इसकी जगह पर यूज करने हो तो आप कर सकते हैं यूज। अगर आपको इसकी जगह पर यूज करने हैं तो आप इन 4 को जोड़ के यहाँ पर यूज कर सकते हो। जोड़ेंगे कैसे, इस तरह से जोड़ेंगे। पहले ये दोनों कॉमन कर लेंगे, फिर उसके बाद एक साइड ये कॉमन कर लेंगे, और इन दोनों को इस तरह से सोल्ड कर देंगे। ये जो है हमारा, ये एसी हैं दोनों, ये एसी हैं, और जो ये है वो हमारा डीसी है। ठीक है, इसका भी आपको पूरा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको भी आप जाके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, आप आराम से देखिएगा। एक वीडियो में पूरा चार्जर कंप्लीट कर देंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है चार्जर रिपेयर करने में। वर्किंग अगर आपने अच्छे से समझ ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैसा भी आपको अडाप्टर हो, कैसा भी चार्जर हो, कुछ भी आपको मिल जाएगा, आप तुरंत उसको रिपेयर कर देंगे। आप फॉल्ट उसको देखते ही समझ जाएंगे क्या फॉल्ट है।
सबसे पहले जो R1 होता है, R1 आपका 20 ओम से नीचे का रेजिस्टेंस R1 यानी कि फ्यूज रेजिस्टेंस की जगह पर यूज किया जाता है। फ्यूज रेजिस्टेंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, वहाँ से देख लेना फ्यूज रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। और यहाँ पर एक VDR लगा लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स पे एक लगा है VDR या MOV, कुछ भी लगा लीजिए। इससे क्या रहेगा, हमारी जो सर्किट है ये फुल सेफ्टी में रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। सबसे पहले सेम प्रोसीजर जैसे पिछली में था वैसे ही इसमें भी है। इसमें करते क्या है, वोल्टेज आएगी उसको रेक्टिफाइड करेंगे, रेक्टिफाइड करने के बाद उसको फिल्ट्रेट करेंगे, फिल्ट्रेट करने के बाद में ट्रांजिस्टर को देंगे सप्लाई और बेस पे मिलेगी सिग्नल आईसी के जरिए। इस आईसी को SM चिप आईसी बोलते हैं। फिर प्राइमरी सेकेंडरी पे वही लोचा शुरू, एक ऑन एक ऑफ, एक ऑन एक ऑफ, और हमारा इस पर EMF जनरेट हुआ और हमें इस पर सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो गई। इस तरह से हमारा इसका प्रोसीजर होता है। हमारे जो इस पे सेकेंडरी साइड पे हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो AC मिलेगा। AC को करेंगे रेक्टिफाइड, DC में चेंज करेंगे, फिर फिल्ट्रेट करेंगे, फिर आउटपुट लेंगे। ये इसका प्रोसीजर होता है। अब चलो एक आध चार्जर पेन के देख लेते हैं। कैसे इनकी वर्किंग होती है। ये जो लगा हुआ है इस पर सेपरेटर है, AC सेक्शन और DC सेक्शन को अलग रखता है, सेपरेटर है। ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, ड्रम टाइप इंडक्टर कॉइल, ये हमारी ड्रम टाइप इंडक्टर कॉइल है। ये हमारा हाई वोल्टेज कैपेसिटर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी पे होने वाले वोल्टेज को जैसे सर्ज वगैरह आ जाए तो उससे इसकी बचने में हेल्प करता है। ये चिप है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, SM चिप। ये सिग्नल देती है मॉसफेट को। ये देख रहे हैं, ये मॉसफेट लगा है, मॉसफेट को और ट्रांजिस्टर को ये लगा है नीचे। 70N लगा हुआ है। थर्मिस्टर, PTC NTC थर्मिस्टर, फ्यूज रजिस्टर। तो आप चलते हैं रिपेयरिंग की तरफ। ये कुछ प्रोसीजर हैं। सबसे पहले हमें फ्यूज रेजिस्टेंस चेक करना होता है। फ्यूज रेजिस्टेंस आपको चेक करना आना चाहिए। फ्यूज रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट करेंगे। फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट करेंगे। बजर मोड पे अगर बीप साउंड आई तो रेजिस्टेंस ओके, और अगर बजर में बीप साउंड आई रेजिस्टेंस ओके तो उसका ओम यानी कि जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बीप साउंड आई तो उसकी वैल्यू चेक करो, उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू चेक करने के लिए रेजिस्टेंस सेक्शन में आ जाइए, पहले 200 पे चेक कीजिए, फिर 2000 पे चेक कीजिए, फिर 20 पे चेक कीजिए, जब तक कि उसकी वैल्यू 100 ना हो जाए। अगर उसकी वैल्यू 20 ओम से ज़्यादा शो हो रही है FR रेजिस्टेंस की तो फ्यूज तुम्हें चेंज करना ही है। उसके बाद रेक्टिफायर ब्रिज को चेक करने के लिए ब्रिज को इस तरह से चेक करना है कि जिस साइड माइनस टर्मिनल है उस पर रेड प्रोब को रखेंगे। इस तरह से रेड प्रोब को रखेंगे और उसके बाद इस पिन पे रखेंगे तो रीडिंग आएगी। ऐसे रखेंगे माइनस पिन पे रेड वाला वायर, और दूसरी साइड AC टर्मिनल साइड ब्लैक वाली पिन को रखेंगे तो कुछ रीडिंग आएगी, और इधर रखेंगे तो भी कुछ रीडिंग आएगी। फिर उसके बाद वो उल्टी करके इस वाली पे रखेंगे, ये ब्लैक वाली, फिर उल्टी साइड रखेंगे, रीडिंग आएगी। इस तरह से है तो हमारा ब्रिज जो है वो ओके है। अगर इन दोनों पे आ रही है रीडिंग,
या इन दोनों पे रीडिंग आ रही है, बीप साउंड आ रहा है, ऐसे आ रही है, दोनों में आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर से किधर भी चेक कर रहे हैं, उधर से भी आ रही है। तो जो हमारा ब्रिज डायोड है वो हमारा फॉल्ट कंडीशन में है, उसको चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए आप चाहो तो एलईडी में से निकाल लो एसएमडी ब्रिज, और चाहो तो आप किसी दूसरे चार्जर में से निकाल लो। अगर ना मिले तो लास्ट वाला मैंने आपको प्रोसीजर बता ही दिया है। उसमें करना क्या है, आपको सीधे ये आपको लेने हैं 4 डायोड और उसका ब्रिज बना लेना है और इसको यहाँ पर पुट कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो टर्मिनल्स हैं इसके पॉजिटिव और टर्मिनल्स नेगेटिव टर्मिनल्स जो भी इस पर लगाने हैं उनको इस तरह से लगाना है कि वो उल्टे ना लग जाएं। उल्टे लग जाएंगे तो प्रॉब्लम जनरेट करेंगे कुछ ना कुछ वो। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप इस पर मार्क कर लीजिए, मार्कर से किस साइड प्लस था किस साइड माइनस था। अगर नहीं मिल पाता है तो आगे साइड जो कैपेसिटर लगा है उसकी लेग में से चेक कर सकते हैं। जिस साइड ये निगेटिव वाली लेग है तो वो हमारा निगेटिव टर्मिनल है, और जिस साइड हमारी पॉजिटिव लेग है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसे भी चेक करके हम उसको लगा सकते हैं। उसके बाद थर्मिस्टर मैं बता दिया आपको। थर्मिस्टर अगर बीप साउंड देता है तो वो सही है, ओके में कंडीशन में है। फिर उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। थर्मिस्टर कितने ओम का है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर 10 ओम के आसपास का थर्मिस्टर उस पर लगाया जाता है, और ये सारे जो हैं वो एनटीसी होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनका रेजिस्टेंस जो है वो निगेटिव में जाएगा। और कहीं कहीं पीटीसी का भी यूज होता है। पीटीसी में वोल्टेज बढ़ेगा 20 ओम का है ये। जब 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा, जूम करके दिखाएं क्या आपको, ये लिखा है 20D। तो अगर 20D लिखा है तो उसका मतलब ये है कि ये 20 ओम का हमारा रजिस्टर है। फिर उसके बाद आगे चेक करेंगे कॉइल्स। कॉइल्स कहाँ पे लगी रहती हैं? कॉइल्स हमारी ये कॉइल लगी हुई है, ये इस कॉइल को चेक करना, इस कॉइल को चेक करना है। उसके बाद चेक करेंगे हम ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर भी कभी कभी लीक कर जाता है, तो फिर उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर में अगर ऐसे चेक कर पाओ तो ऐसे चेक कर लो, वरना इसको रिमूव करके चेक कर लो। और ट्रांजिस्टर का वीडियो जो मैंने बताया हुआ है चेक करने का वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। उसके बाद चेक करेंगे फीडबैक डायोड को। फीडबैक डायोड देखो, जिसमें ऑप्टोकपलर का यूज नहीं किया गया होगा उसमें फीडबैक डायोड का यूज किया गया होगा। फीडबैक डायोड ये रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फीडबैक डायोड ये रहा। फीडबैक डायोड वैसे ही चेक किए जाते हैं जैसे सारे चेक किए जाते हैं। फीडबैक डायोड, सपोर्टिंग डायोड और ये भी डायोड, इन सब को चेक करना ज़रूरी है। ये डायोड भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, इनको भी चेक करना ज़रूरी है। और अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चेक करेंगे एसएम चिप। एसएम चिप को जब चेक करते हैं, पूरी एक साइड शॉर्ट हो जाएगा, पूरी एक साइड पे बीप साउंड आ रहा है, शॉर्ट हो गई वो, तो फिर हमारी जो ये आईसी है वो ख़राब है। अगर पूरी एक साइड शॉर्ट नहीं है, किसी भी पिन पे रख लो, अगर बीप साउंड आ रही है सब में, तो हमारी ये एसएम चिप जो है वो शॉर्ट हो गई है। फिर तो कोई चांस नहीं, उसको फेंक दो, क्योंकि एसएम चिप बड़ी मुश्किल से मिलती है मार्केट में। उसके बाद आउटपुट डायोड। आउटपुट डायोड जो होता है वो इस साइड लगा होता है। आउटपुट डायोड मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कहीं मैंने देखा था, ये देखिए आउटपुट डायोड इस तरह से लगा होता है। बड़ा सा भी लगा हो सकता है और पीछे साइड एसएमडी टाइप में भी लगा होता है, ये देखिए। या फिर इस तरह से लगा होगा, जूम करके दिखाते जाएं आपको, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये देखिए लगा हुआ है, ये हमारा डायोड है, आउटपुट डायोड। इससे होके ही ट्रांसफार्मर से जो करंट निकलेगा वो इसी से रेक्टिफाइड होगा। फिर हमें आउटपुट बाहर आएगी, उसको फिल्टर करेंगे और आउटपुट लेंगे। हमारा आउटपुट डायोड भी हो गया। फिल्टर कैपेसिटर जो है, जो ये सेकेंडरी साइड लगे होते हैं कैपेसिटर, ये छोटे वाले कैपेसिटर जो होते हैं 10 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड से नीचे के जो भी होंगे, 16 वोल्ट तक भी लगे होते हैं। 16 वोल्ट के आसपास का जो भी कैपेसिटर होगा वो हमारा फिल्टर कैपेसिटर है डीसी का। उसको चेक कर लेंगे।
कैपेसिटर तो अधिकतर हमें बाहर से देखने पे ही फिजिकली मालूम पड़ जाता है कि ये हमारा फटा है, फूला है, जला है, उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलती है तो सर्किट पे ढूंढेंगे कि सर्किट हमारा कहीं से ब्रोक तो नहीं हो गया है, जल तो नहीं गया है कहीं से सर्किट, कोई फॉल्ट तो नहीं है सर्किट में, उसको चेक कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो ये पूरा है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये चेक कर लेंगे, इसको ओके कंडीशन पे आ जाएगा। और कुछ ज़रूरी बातें, आप फॉल्ट आती कहाँ कहाँ है ब्लैक पेन, अधिकतर हमारा जो ये इंडक्टर कॉइल है ये फॉल्ट होता है, या फिर हमारा ये रेजिस्टेंस फॉल्ट होगा, या तो रेजिस्टेंस फॉल्ट होगी FR रेजिस्टेंस, या तो हमारा इंडक्टर कॉइल फॉल्ट होगी। और किसी किसी में लगा रहता है इंडक्टर कॉइल के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है 1K का, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है यहाँ पर। अगर हमारी ये फॉल्ट हो जाएगी और हम यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जलेगा वो भी, क्योंकि रेजिस्टेंस का वर्क होता है अगर कहीं पर चार्जिंग हो रही है तो इससे स्लो चार्ज हो, और जो इंडक्टर होता है वो उसका उस पर बहने वाली धारा का विरोध करता है। अगर तेज़ी से भरने की कोशिश करेगा कोई कैपेसिटर तो ये भरने उसको तुरंत भरने नहीं देगा, धीरे धीरे चार्ज होने देगा उसको, इसलिए इन दोनों को मिला के लगाया जाता है। तो अगर कहीं पर हमारा ये फॉल्ट हो गया है, हमारी जो कॉइल जल गई है या इंडक्टर कॉइल जल गई है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंडक्टर कॉइल तो मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे कोई पतले वायर के ढेर सारे टर्न 15 से 20 टर्न करके, 15 से 20 टर्न पतले पतले ऐसे करके उसको वहाँ पर सोल्ड कर देंगे। और हो सके तो इसको टेप से बिल्ड कर दीजिए ताकि कहीं सर्किट में वो टच ना करें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 15 से 20 टर्न इसमें लगाने होते हैं इंडक्टर पे। अगर इंडक्टर इसकी ख़राब हो गई है तो, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट करके भी चला देंगे पर उससे प्रॉब्लम होगी शायद आगे चलिए कोई, इसलिए पतले वाले वायर ले लीजिए, पतला वायर कोई नॉर्मल सा पतला वायर, उसको 15 से 20 टर्न उसके लपेटिए और यहाँ पर इसको फिक्स कर दीजिए। आगे हमारा जो फिल्टर कैपेसिटर होता है, फिल्टर कैपेसिटर भी हमारे फॉल्ट कर जाते हैं। तो ये तो फिजिकली मालूम पड़ जाएंगे, अगर फिजिकली नहीं मालूम पड़ता तो उसको रिमूव करके चेक करना है। चेक करना मैंने बताया था पीछे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए। और डायोड भी मैंने चेक करना बताया है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। रजिस्टेंस ठीक है, वो भी बताया था मैंने। ट्रांजिस्टर चेक करना, ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट होती है, ये कैपेसिटर भी फॉल्ट होता है, ये डायोड, ये कैपेसिटर भी फॉल्ट होती है। सेकेंडरी साइड ये कैपेसिटर, ये डायोड और ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये मेन फॉल्ट होती है, बस यही फॉल्ट होती है। आप ये मान लीजिए कि आपने 90% आपने रिपेयरिंग सीख ली इस वीडियो से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी वीडियो देखो उसको पूरा देखो, एक बार में समझ में ना आए उसको 2 बार देखो, 2 बार में समझ में नहीं आया 3 बार देखो, तब भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछो, मैं बैठा हूँ यहाँ बताने के लिए। इस तरह से कोई भी चार्जर हो आप फॉल्ट उसकी आसानी से ढूंढ लेंगे। और अगर मान लो आपके पास ब्रिज डायोड नहीं मिल रहा है, तो ब्रिज डायोड अगर नहीं मिल रहा है तो उसका सीधा फंडा होता है, जो चीप टाइप के जो चार्जर्स होते हैं उनमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें केवल सिंगल डायोड यूज करते हैं लाइव वायर पे। न्यूट्रल और लाइव वायर पे क्या करेंगे, वो एक डायोड का यूज करते हैं, सिंगल डायोड। तो आप ये भी कर सकते हैं, एक वायर पे आप फ्यूज रेजिस्टेंस लगाइए, दूसरे पे एक डायोड लगा दीजिए, चलने लगेगा। और सेम कंडीशन इसकी भी होती है, इसमें भी वही करना है तुम्हें। अगर आपका ये वाला डायोड जला, ये डायोड अगर जल गया तो स्विचिंग नहीं होगी, डेड कंडीशन में आएगा। ये डायोड अगर जला, ये डायोड अगर भस्ट हो गया तो हमारा जो सर्किट है वो डेड कंडीशन में आ जाएगा। मालूम पड़ गया क्या हुआ, डायोड जले हैं। एक कैपेसिटर अगर डेड हो जाता है, एक कैपेसिटर अगर डेड हो जाता है तो हमें सेकेंडरी पे करंट मिलेगा, लेकिन वो बार बार ड्रॉप करेगा। यहाँ पर करंट मिलेगा लेकिन वो बार बार ड्रॉप करेगा, 5 वोल्ट तक जाएगा, 12 वोल्ट तक जाएगा और वापस 0 1 0 1 10 12 0 1 इस तरह से करेगा। ब्लिंकिंग आएगी उस पर। जैसे ही ब्लिंकिंग आया आप समझ जाओ कि हमारा जो कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है वो जला हुआ है। और अगर हमारा ये जो कॉइल जल जाती है तब भी वही कंडीशन आएगी, क्योंकि जो इस पे हुआ, अगर ये फॉल्ट हो गया, ये जल गया, तो हमारा सप्लाई सेकेंडरी कैपेसिटर पे नहीं आ रही है।
और अगर ये भी ख़राब हो जाए तो भी हमारी सेकेंडरी फिल्टर पे कैपेसिटी जो नहीं आएगी वैल्यू, जब उस पर करंट ही नहीं आएगा तो आगे सप्लाई मिलने से रही। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस जल जाते हैं, ये रेजिस्टेंस जल जाते हैं तो भी डेड कंडीशन में आएगा। ये रेजिस्टेंस अगर जल जाते हैं, आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए तो भी आपका चल जाएगा। जैसे 22 मिली ओम का है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 22 मेगा ओम की जगह पर 44 मेगा ओम का रेजिस्टेंस एक लगा दीजिए। ख़त्म करो इसको। ये कैपेसिटर जल जाए तो ये नैनो वाला 104 है, 104 कैपेसिटर है नॉन पोलर, ये आप आसानी से चेंज कर देंगे। ये अगर डेड हो जाएगा तो एक बार तो सप्लाई आएगी, जैसे ही आप उसको कनेक्ट करोगे सप्लाई आएगी और बस उसके बाद ये स्विचिंग नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ख़राब होगा तो हमारी जो आईसी है वो सही से काम नहीं करेगी, सही से काम नहीं करेगी, सिग्नल नहीं देगी, तो भी हमारा जो चार्जर है वो एक बार पल्स दे के ख़त्म। तो आप ये वाला कैपेसिटर समझ जाएंगे ख़राब है, इसको चेंज कर देंगे। अगर हमारा सेकेंडरी पे ख़राब हो जाता है तो हमारा डेड आएगा, चार्जिंग नहीं देगा, समझ जाओ। सेकेंडरी जैसे मान लो ये वाला है कैपेसिटर, इसका सेकेंडरी का फटा हुआ है, जूम करके देख लो। कहाँ से जूम करें, ये देखो फटा है ना, नीचे साइड गैप हो गया है, प्लास्टिक बाहर आ गई है, ये इतना गैप हो गया है। इस तरह से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये ख़राब है। एमओवी ख़राब होगा अगर एमओवी जला, जैसे ये एमओवी लगा है इस पर, अगर एमओवी जला तो फ्यूज रेजिस्टेंस जला। तो फ्यूज रेजिस्टेंस को लगाने से पहले ये इसको चेक कर लो, दोनों पिनों को लगा के इस तरह से। बीप साउंड नहीं आनी चाहिए, इसको सेट करो डायोड मोड पे और इसको इस तरह से सेट करो। और बीप साउंड अगर बीप साउंड आई इस तरह से तो हमारे सर्किट के अंदर ब्रिज डायोड शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे तो भी बीप साउंड अगर आई, एमओवी निकालने के बाद अगर बीप साउंड आई यहाँ पर, तो समझ जाओ कि हमारा जो ब्रिज डायोड है वो शॉर्ट है। इसमें तुम चाहे इतने रेजिस्टेंस लगा दो, जैसे रेजिस्टेंस लगाओगे तुम्हारा ये ब्रिज डायोड उस फ्यूज रेजिस्टेंस को उड़ा देगा तुरंत ही। तो सबसे पहले इसको ब्रिज डायोड को जरूर चेक कर लो, उसके बाद ही फ्यूज रेजिस्टेंस लगाओ वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपने देखा अरे फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ाए, नया लगा दिया और उसको ऑन करने लग गए, फॉल्ट आ जाएगी, बड़ी दिक्कत से फंस जाओगे। तो फ्यूज रेजिस्टेंस लगाने के पहले एमओवी को चेक करो, एमओवी ख़राब है उसको निकाले फेंको अगर नहीं मिल रहा है तो, और अगर मिल जाता है तो उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि अगर एमओवी लगा रहेगा तो सर्किट सेफ रहेगा, एमओवी नहीं तो आगे कोई बड़ी फॉल्ट आएगी। तो अगर एमओवी रिप्लेस कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर रहे हो तो ब्रिज को ज़रूर चेक कर लो, आगे का सर्किट चेक कर लो, कैपेसिटर चेक कर लो, फिल्टर कैपेसिटर चेक कर लो, उसके बाद डायोड चेक कर लो, उसके बाद ही उसमें ये रेजिस्टेंस लगानी है। ऐसा नहीं कि तुमने देखा रेजिस्टेंस जला है, रेजिस्टेंस लगाया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, उसको आगे तक सारा चेक करना है। इसलिए मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है, इसी के जरिए आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर आए तो पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी बताने के लिए। अगर छूट गया है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये नहीं बताया, ये बता दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।